है और भाजपा की प्रत्याशी है कुसुम देवी और इसके अलावा आरजेडी के प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता। इन दोनों के बीच में आमने सामने लड़ाई है। और कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो गोपालगंज में कुल 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल वोटरों की अगर बात करें तो कुल 3,31,000 से ज़्यादा वोटर हैं जो आज के दिन मतदान करेंगे। मतदान के बाद जो है आज ईवीएम में उन प्रत्याशियों के भाग्य का जो किस्मत है वो भी कैद हो जाएगा और 6 नवंबर को तय हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता अपना विधायक किसे चुनती है और आशीर्वाद किस प्रत्याशी पर देती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिल्कुल यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है। विकास, रोजगार, तमाम विषय जो हैं उनके जहन में इस वक्त दौड़ रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके लिए ये उपचुनाव का मौका उन्हें जब मिला है तो वो भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए और जब गोपालगंज का रुख किया था उससे पहले संतोष पाठक जी से मेरा सवाल था कि संतोष जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने मना कर दिया इसलिए नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए नहीं गए, दूसरी तरफ फिर तमाम दूसरे तर्क दरकिनार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर बार बार चुनाव प्रचारों के दौरान क्यों कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार कैसे जाएंगे भाई, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या वो प्रचार कर पाएंगे? ऐसे कैंडिडेट की इसमें क्या बात है? आप गठबंधन में जब शामिल हैं विभा जी, तो आपको तो प्रचार करना ही होगा और करना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक विरासत है उसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। इस वजह से नीतीश कुमार जी ने पहले हम लोगों को धोखा दिया, उसके पहले आप ये सोचिए कि 2 उम्मीदवार हैं, अनंत सिंह जी के साथ कितने करीब रहे हैं नीतीश कुमार जी मोकामा में। वो वहां से लगातार 4 बार सांसद रहे और मोकामा में जब वो चुनाव जीते थे उस समय अनंत सिंह जी की बड़ी भूमिका होती थी नीतीश कुमार जी के साथ। आज उसी अनंत सिंह जी को फंसाने के लिए नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी ने पता नहीं कितनी चालें चली। हमारी कुछ सहानुभूति भी है, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने भारत के राजनीति में खड़ी करने की कोशिश की है, धोखे की राजनीति की, आखिर वो किस मुंह से जाते मोकामा में वोट मांगने के लिए? सबसे बड़ा सवाल, जब ललन सिंह जी अभी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले, तो उनसे लोगों ने ही स्वयं पूछा कि भाई आइए, आप ही की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, आप किसके लिए वोट मांगने आए हुए? तो इनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई नारा है, ना कोई नेता है। सिवाय धोखा देने की राजनीति के अलावा बिहार के समाजवादियों ने बिहार की जनता को और कुछ नहीं दिया है। ये एकदम स्पष्ट रूप से सच्चाई है। आज आपने देखा, आपके सभी संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में जो घूम रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें बदलाव की राजनीति करनी है और विकास की राजनीति करनी है। कई लोगों ने तो खुलेआम कहा कि हम कमल छाप को वोट देने जा रहे हैं। तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को खो चुके हैं। लालू जी बहुत पहले अप्रासंगिक हो गए थे। कुछ झूठ सच बोल के तेजस्वी जी को पिछले चुनाव में कुछ वोट जरूर मिले, कुछ सीटें भी उन्होंने जीती थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दोनों समाजवादी धड़ों की राजनीति पिछले 30 वर्षों का जो कार्यकाल इनका रहा है, इसको देखकर जनता में भयंकर निराशा है और ये दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों के साथ जीत कर आएगी। चलिए, जीत के लिए अपना विश्वास रखना और जीत के लिए दावा करना ये तो विशेषाधिकार है और वो आपकी तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन एजाज साहब तो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एजाज साहब तो कह रहे हैं कि ये गलत बयानी है। एजाज साहब, सीधे तौर पर संतोष जी का जो बयान है, संतोष जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर मोकामा की ही बात कर ले, गोपालगंज को अभी साइड में रख देते हैं, मोकामा की ही बात कर लें तो अनंत सिंह को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आती रही, उन्हीं अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार कैसे आखिर जाते इस क्षेत्र में? जनता अगर सवाल पूछ देती तो क्या जवाब दे पाते? देखिए विभा जी, भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है वो परसेप्शन ग्राउंड जीरो पर आपके रिपोर्टर ने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया। सभी भाजपा के साथ है, सभी मोकामा में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है और सब लोग भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं। सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नेताओं के बयान को देख लीजिए, हर दिन ये बयान किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए, किस तरह से इन्होंने जो बिलो स्तर पर जाकर के बयान देने का सिलसिला शुरू किया है, ये लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रही है, जो कहती रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे सबसे ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता और नेता हैं, उस पार्टी की स्थिति और परिस्थिति दोनों उपचुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में दोनों जगह के उपचुनाव में जनता ने पकड़ने का काम किया
और बताने का काम किया कि जनता कैसे पकड़ेगी। पाठक जी सुन लीजिए, पाठक जी सुन लीजिए, मजिस्ट्रेट चेकिंग में जनता कैसे पकड़ेगी, सुन लीजिए ना, उसके बाद आप सवाल है ना, आप उसके बाद जरा सुन लीजिए संतोष जी, जरा सुनिए। इस वजह का सुन ले रहे हैं, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं लोग, और स्पष्ट रूप से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव प्रचार में गए उनको जनता ने नकारने का काम किया। तब इन्होंने चिरौरी की राजनीति शुरू की, और चिरौरी उस व्यक्ति के साथ की जिसके पिता के मरणोपरांत उनके क्वार्टर से किस तरह से उनको बेदखल किया, उनके प्रतिमा को किस तरह से अपमानित करने का काम किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोग जो भारत के संविधान निर्माता अब अनुशासन वाली राजनीति है कहाँ? संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय जी से ही पूछ लेती हूँ। संजय जी, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना, 5 साल से पहले कई बार सरकारों का बदल जाना, पहले जिसके खिलाफ खड़े हुए बाद में उसके साथ खड़े हो जाना, जनता तो कंफ्यूज है। और अब जनता के फैसले पर तो सवाल उठाना ही बेमानी नजर आता है। अब जनता को जो सही लगेगा, जो ठीक लगेगा उम्मीदवार, उसे लगेगा कि चलो भाई पार्टियों पर और नेताओं पर तो यकीन रहा नहीं, कम से कम विधायकों पर ही यकीन कर ले। अब ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में, आपको नहीं लगता है? और बताने का काम किया कि आप जिस तरह से सुन भी लीजिए, जो गठबंधन के साथी दल हैं उनके साथ धोखाधड़ी किए हैं, उनके साथ आपने मजाक बनाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और ये थोड़ा इंतजार हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। जो हनुमान की राजनीति 2020 में किए, वो हनुमान स्पष्ट रूप से अपने अपमान को भी भूल गए, और साथ ही अपने पिता के जो उनके कार्य थे भारत के लिए, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे बिहार के लिए, उन कार्यों को भी भारतीय जनता पार्टी ने भुला करके संजय जी से इसलिए जानना चाह रही हूँ। संजय जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके भी अनुभव से जनता के मूड को उन्होंने बापा होगा, पार्टियों को इतने सालों से वो देख रहे हैं, और कई बार चर्चाओं के जरिए हमने देखा है कि जो प्रेडिक्शंस जनता क्या सोच रही है ये विश्लेषक पहले कर लेते हैं। संजय जी, मैं इसलिए ये जो सवाल आपके साथ रख रही हूँ कि क्या अब जनता सिद्धांत को रखकर जहन में वोट करने जाती है? सामने आ जाएगा। जनता क्या ये सोचती है कि भाई ये इस विधायक की छवि कैसी है, ये पार्टी कैसी है, ये पार्टी मेरे लिए कितना काम कर पाएगी? क्योंकि जनता को तो कंफ्यूज पार्टियों ने कर दिया है। बिहार की सियासत में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसमें जनता अब सिर्फ ये कर रही है कि अगर उसे उस वक्त जो ठीक लग रहा है वो चयन कर रही है। नहीं, देखिए, जनता ठीक सोचती है, जनता सोचने में कहीं कोई गलती नहीं करती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब पार्टी जिस व्यक्ति को कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारती है तो जनता भी कहीं इर्द गिर्द उनके सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये एक उनके सामने, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके, लेकिन मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जब वो उसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कोई दिखता है उनके सामने तो थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है। और जनता तो महसूस करती ही है कि हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, हमारे नौजवान पीढ़ी को रोजगार की जरूरत है, पलायन से बचने की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है, क्यों नहीं जनता सोचती है। मैं मोकामा की बात कर लूं तो इंडस्ट्रियों का जाल था कभी वहां पर, नेशनल टेक्सटाइल से लेकर के नेशनल कॉटन मिल था वहां पर सिंदूर की फैक्ट्री थी, ब्रिटेनिया की फैक्ट्री थी, कई फैक्ट्रियां जो थी वो धीरे धीरे कर करके वहां से चली गई। लेकिन संजय जी अब तो वो मोकामा की पहचान जैसे खत्म सी हो गई। मोकामा अब इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर नहीं जाना जाता है, उस इंडस्ट्री उस व्यवसाय के लिए नहीं जाना जाता। अब यहाँ मोकामा के भी जितने वोटर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए। ये तस्वीर क्यों बदलती रही है और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं कि भाई चलिए हमने इतना रोजगार दे दिया, अब अगली बार हम आएंगे तो इससे ज्यादा कुछ कर देंगे, हम पर विश्वास करके दिखाइए। ये बड़ा सवाल है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा क्यों नजर राजनीतिक पार्टियों में नहीं आती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ गोपालगंज से लगातार जुड़े हुए हैं और जब वोटर पहुंच रहे हैं उनके मिजाज को जानना, उनसे बातचीत करना आज बहुत महत्वपूर्ण है। अमित, गोपालगंज की बात हम कर रहे हैं, गोपालगंज
कि जनता जब यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है तो उसके जहन में जिन मुद्दों को वो दौड़ा कर लेकर चल रही है, वहां जब पहुंचती है वोट कास्ट कर रही है, क्या कह रहे हैं यहां के लोग? देखिए, कमोवेश विवाह जो स्थिति है मोकामा की तरह ही है। यहाँ पे भी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। जो युवा हैं वो अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और अभी यहाँ पे अगर कहें तो वोटरों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। दूसरे मतदान केंद्र पे जब हम थे तो वहाँ लंबी कतार थी। ये मतदान केंद्र जो है 121 और 122